सूरज ढलने के करीब था। धूप अब तारों में सिमटकर अपनी जगह में उतर जाने के लिए बेकरार थी। दरख्तों में घिरे इस नायाब और खूबसूरत फार्म हाउस के अंदर मानसून सी ठंडक फैली हुई थी। पूरे फार्म हाउस में सिवाय कुछ एक आहटों के और कोई आवाज नहीं था, और ये आहटें भी नौकरों की थी, जो हर मुमकिन कोशिश कर रहे थे कि उनके चलने फिरने से कोई आवाज ना हो। खौफ उनके चेहरे पर साफ जाहिर था। और क्यों ना होता, फार्म हाउस का मालिक शौर्य खन्ना वहां मौजूद था, जो निहायत ही खड़ीस और गुस्से वाला था। फार्म हाउस के सबसे शानदार कमरे में उस वक्त वो सामने रखी उस शाही कुर्सी पर बैठा था। ये कुर्सी उसकी पहचान थी, ऊंची बैक वाली वो शानदार कुर्सी जिस पर बैठकर उसकी शख्सियत के शहर में दो गुना इजाफा हो जाता था। ब्लैक कलर की थ्री पीस सूट में अपने एक पैर पे दूसरा पैर चढ़ाए उस शाही कुर्सी की बैग से टेक लगाए बैठा था। एक हाथ में सिगरेट दबी थी, जिसकी राख आइस ट्रे में गिरने की बजाय नीचे कालीन को मलीन कर रही थी। उसकी दाई कलाई पर बंधी हुई घड़ी में उस वक्त शाम के 4 बज रहे थे। अब तक तो उन्हें आ जाना चाहिए था। शौर्य की पेशानी पर बल पड़े, भूरी आंखों में गुस्सा सिमट कर आया, और बेजारी से उसने पास बड़ी टेबल पर रखा हुआ फोन उठाया। नंबर मिलाकर उसने फोन कान से लगा दिया, और दूसरी तरफ बेल जाती हुई सुनाई दे रही थी। और तभी उसकी नज़र कमरे के खुले दरवाजे के बाहर बने स्विमिंग पूल के पार गार्डन से होते हुए फार्म हाउस के मेन गेट पर पड़ी। दरवाजे से कुछ लोग एंटर हो रहे थे। दूर से वो छोटे-छोटे नुक्तों के जैसे नज़र आ रहे थे। शौर्य ने फ़ोन कान से हटाकर साइड टेबल पर डाल दिया। लबों से सिगरेट का धुआं छोड़ते उसने मंज़र पर निगाह जमाई, तो आखिर इस बार भी जीत मेरी हुई। एक मुस्कुराहट उसके लबों पर बिखर गई थी। वो चाहता तो खड़ा हो सकता था, आने वालों का वेलकम कर सकता था, मगर वो शौर्य खन्ना था। लोग उसके स्वागत के लिए खड़ा हुआ करते थे, और दुनिया उसे पहचानती थी, और वो दुनिया को हमेशा अपने जूते के नीचे रखा करता था। सो उस वक्त वे इंतहा इत्मीनान से उस ऊंची सी कुर्सी पर टांग धरे बैठा रहा, जैसे उसे किसी के आने और जाने से कोई फर्क न पड़ता हो। मगर ये हकीकत थी कि उसे अपने इन मेहमानों का बेसब्री से इंतजार था। सामने से आने वाले लोग नजदीक आते चले जा रहे थे। धुंधलेपन कम हुए तो शौर्य को दिखाई दिया वो कुछ खतरनाक गुंडे थे, छिटे हुए बदमाश जो शौर्य की पर्सनल गार्ड थे। उनमें से एक गार्ड ने दाएं हाथ के सिंकज्जे में एक लड़की के बाजू को दबोच रखा था। 18 या 19 साल की वो नाजुक सी लड़की, जो कॉलेज यूनिफॉर्म में थी, टिमटिमाए हुए चेहरे के साथ वो मुसलसल खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी। उसकी चीखें अब घुटी-घुटी सिसकियों में बदल गई। छोड़ो मुझे, ये क्या बदतमीजी है? उसकी आवाज़ से अंदाजा हुआ वो पिछले कई घंटों से मुसलसल चिल्ला रही थी। शायद उसने रहम की भीख मांगती हो, मगर वो शौर्य के भेजे हुए आदमी थे। रहम उनकी फितरत में ना था, और शौर्य के चेहरे पर एक जीत की मुस्कुराहट बिखर गई। काम हो गया मालिक, हम लोग लड़की को ले आए हैं। बॉडी बिल्डर्स नजर आने वाले गार्ड्स ने बाजू में दबोची हुई लड़की को एक झटके से शौर्य के सामने पटका था। उस सीने में जकड़े हुए रेशमी बाल बाजू, चेहरे और बैक पर बिखर गए, और शौर्य एक पल के लिए बेताब हुआ। लड़की का चेहरा झुका हुआ था, चादर या दुपट्टा उसके बॉडी पर कोई चीज नहीं थी, और सिर्फ कॉलेज यूनिफॉर्म था जो जगह जगह पे धूल मिट्टी में सना था। सर, लड़की बहुत परेशान कर रही थी, आने को तैयार ही नहीं थी। इसके साथ जबरदस्ती करनी पड़ी, इसीलिए जरा देर हो गई, मशीनी अंदाज में गार्ड्स ने बताया। वो एक झटके से अपनी जगह से खड़ा हुआ, सिगरेट हाथ में था, एक नज़र सर झुकाए नाजुक सी लड़की पर डाली। शौर्य खन्ना के चेहरे की तासुरात बदले, वो कदम कदम चलता उसके नज़दीक आया था। और तभी ऐन उसी वक्त लड़की ने सर उठाकर देखा। शौर्य की निगाहें उस पर जमी थी। लड़की ने अपना चेहरा उठाया, और शौर्य एक पल के लिए जैसे ठहर गया। वो लड़की ना थी, कोई अप्सरा थी, सब्ज आंखों वाली कोई हसीन मूरत, जिसके सफ़ेद चेहरे पर आंसू की कितारें बनी थी। उसकी बड़ी-बड़ी आँखों में खौफ था, परेशानी थी, अल्तज़ा थी। छोटी-सी नाक रोने की वजह से सुर्ख पड़ गई थी। वो डर रही थी, और उसकी बॉडी डर से काँप रही थी। सॉरी, अपना होश खो बैठा। प्लीज़ मुझे छोड़ दे, रात होने वाली है, मुझे घर जाना है। कौन हैं आप लोग? आंसू में डूबी आवाज़ में इस लड़की ने बहुत मुश्किल से कुछ लफ्ज़ बोले थे। शौर्य चेहरे पर कुछ देर पहले आने वाले तासुरात गायब हुआ। वो कौन है ये याद आते ही उसका गुस्सा सातवें आसमान को छूने लगा। गार्ड्स दूर हटकर कमरे के दरवाजे के बाहर निकल गए।
वो दोनों उस वक्त तन्हा थे। शौर्य ने धीरे नीचे झुकते हुए उसे बाजू से पकड़कर दबोच लिया। लड़की के लबों से एक सिसकी निकली। घसीट कर उसे अपने बराबर खड़ा करता वो सीधा उसकी आंखों में आंखें डालकर गरजा, छोड़ दूं तुम्हें? शौर्य खन्ना नाम है मेरा। तुम्हारे बाप ने तुम्हें मेरा नाम तो नहीं बताया होगा। मैं गुनहगारों को इतनी आसानी से माफ नहीं करता। तुम्हारे बाप के किए की सजा मैं उसी को देता, मगर उसकी किस्मत अच्छी थी कि वो वक्त पर गायब हो गया। लेकिन वो ये भूल गया कि शौर्य अपने दुश्मन को पाताल से भी ढूंढ निकालता है। वो उसकी आंखों में आंखें डाल कर कह रहा था। सामने खड़ी नाजुक सी लड़की एक पल के लिए शॉक हुई। पापा ने क्या किया है? उन्होंने। उसकी आवाज डर से कांप रही थी। वो रोना भूल कर एकटक सामने खड़े उस इंसान को देख रही थी, जिसकी मजबूत उंगलियां उसे अपने बाजू में चुभते हुई महसूस हो रही थी। कहाँ है तुम्हारा बाप? वो उसके चेहरे के पास झुकते हुए सर्द आवाज में बोला। वो कांप कर रह गई। महक शर्मा, यही नाम है ना तुम्हारा? शौर्य की निगाह उसके गले में अटकी कॉलेज आईडी कार्ड पर पड़ी। आहिस्तगी से उसका कॉलेज कार्ड उठाते हुए दिलचस्पी से उसके नाम को पढ़ रहा था। वो सिर से पाँव तक काँप उठी। उसने समटकर 2 कदम पीछे हटना चाहा, मगर शौर्य ने अपनी गिरफ्त उसके बाजू पर बहुत मजबूत की थी। एक सिसकी महक के लबों से निकली थी। मैंने पूछा कि कहाँ है तुम्हारा बाप? पिछले 2 दिन से मैं उसे तलाश करवा रहा हूँ, लेकिन वो गायब है। मेरी बर्दाश्त बस इतनी ही है कि मैं 2 दिन किसी इंसान को मोहलत दे दूँ, और आज मेरी मोहलत खत्म हो गई। जो नुकसान उसने किया है वो अब तुम भरोगे। मोहित शर्मा की जवान खूबसूरत बेटी, वो पुरतपिस लहजे में कहता हुआ मुसलसल उसके वजूद पर अपनी निगाहें गड़ाए हुए था। महक को यूं लगा जैसे वो सांस लेना भूल गई हो। उसने निगाहें उठाकर अपने इंतहाई करीब खड़े उस शख्स को देखा, जिसके वजूद से उठते हुए मैं सुरगुन खुशबू से अपनी लपेटे में ले रही थी। पापा 2 दिन से घर पर नहीं है। मुझे नहीं पता कि वो कहाँ है। वो पहले भी अक्सर कई दिनों के लिए घर से चले जाते थे, फिर खुद ही वापस आ जाते हैं, लेकिन उन्होंने क्या किया है? अब की बार वो हिम्मत करके उससे पूछ बैठी। ये अलग बात है कि अल्फाज के साथ साथ उसका पूरा वजूद कांप रहा था। शौर्य को अपने गुस्से पर काबू पाना मुश्किल हो रहा था। तुम्हारे बाप ने अकाउंट्स में गड़बड़ की है। मैंने उसकी गुर्बत को देखते हुए उसे उसकी औकात से बढ़कर तनख्वाह पर रखा था, लेकिन उसने न सिर्फ मेरे भरोसे को ठेस पहुंचाई, बल्कि मेरे 20 लाख हड़प कर भाग गया। ये कुछ लाख मेरे लिए मायने नहीं रखते, यूँ चुटकी में उड़ा सकता हूँ मैं। शौर्य ने उसकी आंखों के सामने चुटकी बजाई। महक की आंखें भी बेयकीनी से फैली। बात 20 लाख की नहीं है, उस भरोसे की है जिसे तुम्हारे बाप ने तोड़ा है। उसने जुर्म किया है शौर्य खन्ना के साथ चालाकी करने का। मतलब वो खुद भी नहीं जानता था, लेकिन खैर जो हो गया सो हो गया। उसने जैसे गहरी सांस लेकर खुद पर काबू पाने की कोशिश की। महक को जमीन आसमान घूमते हुए महसूस हुए। अगर उसने सब कुछ भुला दिया था तो फिर उसे अगवा करके यहाँ लाने का क्या मकसद था? वो काँप रही थी, और कमरे में अब अंधेरा फैलने लगा था। बाहर ढलती सूरज अब शाम में बदल रही थी। शौर्य मुस्कुराता हुआ उसकी तरफ देखा और कहा, ये रोना धोना बंद करो और अपने बाप की चुराई हुई कीमत अदा करने के लिए तैयार हो जाओ। वैसे भी वैसे भी इतनी जवान और खूबसूरत बेटी के होते हुए मोहित को भला पैसे अदा करने की क्या जरूरत है? जो रकम तुम्हारे बाप ने चुराई है, आज रात तुम उसकी कीमत अदा करोगी। हाथ की उंगली से उसके सीने पर देखता वो संगीन लहजे में कह रहा था। महक लड़खड़ा कर रह गई। नहीं, प्लीज मुझे जाने दो, खुदा के लिए ऐसा मत करो। मैं आपके पैसे अदा कर दूंगी, जहां से भी हुआ मैं आपको 20 लाख ला कर दूंगी। वो फूट फूट कर रो पड़ी। अजीब से एहसास सिद्दत ने अपनी लपेटे में लेने लगा। ये शख्स सिर्फ दौलत के बलबूते पर कितना ताकतवर है, और सकल सूरत से वो कितना खूबसूरत था। हैंडसम, डैशिंग। उसकी पर्सनालिटी काफी दमदार थी, लेकिन वो अंदर से किसी शैतान की तरह लग रहा था। पैसे वापस करोगी? शौर्य के लबों पर बड़ी दिलचस्प मुस्कुराहट बिखर गई, और अगले ही पल उसका जोरदार कहकहा उस फार्म हाउस में गूंजा था। नो डियर, तुम गलत समझी। मुझे पैसे वापस नहीं चाहिए, और अब तो बिल्कुल भी नहीं। जब इतना दिलनसीन तोहफा मेरे सामने मौजूद है, तो भला मैं 20 लाख रुपए लेकर क्या करूंगा? मेरी तरफ से वो मोहित को ही मुबारक हो। हाँ, बदले में उसकी ये हसीन परी मैं अपनी कैद में रखूंगा। एक बार फिर महक के बहुत करीब हुआ था। महक का दिल दहल कर रह गया, और उसके लबों से सिसकी निकली। खुदा के लिए मुझे छोड़ दो, मैं गरीब घराने की लड़की हूँ। आप जैसों को इल्म भी नहीं है कि अगर शादी से पहले हम लड़कियों की इज्जत पर कोई दाग लग जाए, तो हमारी आने वाली जिंदगी किस भयानक अजाब से गुजरती है। आप तो मुझे अपने बदले की आग में इस्तेमाल करके फेंक देंगे, और उसके बाद मेरा क्या होगा ये बात आप सोच भी नहीं सकते।
क्या जवाब दूँगी मैं लोगों को? और क्या बताऊँगी कि मेरे बाप के चुराए हुए पैसे के बदले एक अनजान शख्स ने मेरे साथ बात को अधूरी छोड़कर वो अपनी सिसकियों को दबाते हुए जैसे फट पड़ी थी। उसकी आँखों में झाँकता शौर्य एक पल के लिए शॉक हुआ। महक आँखों में खौफ के साथ-साथ उसने अपनी मर्तबा तलख़ी उतरते देखी थी। अनजान शख्स और शौर्य उसके लबों से सरसराहट निकली। नहीं रहता मैं अनजान, शौर्य खन्ना इतना सस्ता आदमी नहीं कि किसी लड़के की मजबूरी से फ़ायदा उठाए। हाँ, लेकिन तुम्हारे बाप को सज़ा देना ज़रूरी है, तो फिर क्या किया जाए? वो पुरजोश अंदाज में उसके वजूद का जायज़ा लेते हुए बोला था। महक की टांगें सुन पड़ चुकी थी और आंखों पर धुंध छाने लगी और तभी शौर्य ने उसके ऊपर एक बम फोड़ दिया। शादी करोगी मुझसे? अभी और इसी वक्त, फिर तो मैं तुम्हारा हस्बैंड बन जाऊंगा ना। मुझे मेरा इंतकाम लेने से कोई नहीं रोक सकेगा। बोलो। एक दफा फिर उसके बाजू को दबोचते हुए उसने पथरीले अंदाज में कहा था। ये बात तो तय थी कि वो उसे आजाद करने वाला तो नहीं था और वो उसे अपना शिकार बनाकर रहने वाला था। महक ने अपनी बंद होती पलकों को खोलने की कोशिश की, मगर उसके वजूद से उसकी परफ्यूम की महक अब उसके हवासों पर तारी होने लगी। महक को खड़ा रहना मुहाल हो रहा था और अगले ही पल वो लड़खड़ा कर नीचे जमीन पर आ रही थी। लेकिन खड़े शौर्य ने बेख्तियार उसे अपनी बाहों का सहारा दिया। वो बेहोश हो चुकी थी। एक पल के लिए शौर्य शांत रह गया। उसकी उठती हुई नाक, पतले गुलाबी होंठ, लरजती हुई पलकें जिनके किनारों पर आंसू टिके हुए थे, वो हुस्न का पैकर थी और उसी लम्हे शौर्य ने फैसला कर लिया। वो हाथों में आई उस मोम की गुड़िया को वापस नहीं जाने देगा। शादी की तैयारी करो, इस लड़की के साथ शादी होगा मेरा। शौर्य बगैर हक के किसी चीज को इस्तेमाल नहीं करता। सिगरेट सुलगाते उसने पलटकर कमरे से बाहर देखा था। सर्वेंट उसका इशारा पाते ही उल्टे कदमों गायब हो गए और फार्म हाउस के उस शानदार बेडरूम के बाहर नजर आते। आसमान पर काले बादल इकट्ठे होते दिखाई दे रहे थे और बेहोश पड़ी महक को अंदाजा ना हुआ। उसे अपने चेहरे पर तेज ठंडे पानी का छींटा पड़ता हुआ महसूस हुआ। उसने घबराकर आंखें खोली और सामने का मंजर घूमता हुआ महसूस हो रहा था। यहाँ पर साइन करो। आज रात के लिए तुम मेरी बीवी हो और उसके बाद तुम मुझे अजनबी का कोई टैग नहीं दे सकती। महक को अपनी सांस बंद होती हुई महसूस हुई। वह चारों तरफ से एक शिकंजे में कसती गई थी और शौर्य ने उसके हाथ से जबरदस्ती पेन पकड़ाया। कपकपाते हाथों से महक ने किस तरह कोर्ट मैरिज पेपर पे दस्तखत किए वो नहीं जानती थी। पेपर पे दस्तखत होते ही शौर्य के लबों पर एक जीत मुस्कुराहट फैल गई। वकील उठकर कमरे से बाहर निकल गया था। महक ने धुंधलाई हुई आंखों से बेडरूम के दरवाजे से बाहर देखा। सारे गार्ड्स और सर्वेंट दूर होते जा रहे थे। आसमान से बूंदें गिरना शुरू हो गई। ये एस्थेटिक तर्ज पर बनाया हुआ बेडरूम था जिसमें बारिश की आवाज सुनाई देती थी और वो महसूस कर सकती थी कि बारिश छत पर नहीं बल्कि उसकी रूह पर पड़ रही थी। लेकिन उसके रूह पर लगने वाले दाग अब कोई नहीं रोक सकता था। शौर्य उसका हाथ थामे उसे नीचे से उठा रहा था और वो किसी बेजान मूरत की तरह उसके साथ बेड तक चली आई। शौर्य की वहशाना कुर्बत और सांसों को महसूस कर सकती थी, मगर विरोध करना उसके बस में नहीं था। आंखें नीचे की उसने बेबसी से दिल ही दिल में अपने बाप को पुकारा था। वो सिसकते हुए रब से दुआ मांग रही थी और बाहर बारिश और तेजी से बरसने लगी। ऐसा लग रहा था महक के साथ आज आसमान भी रो रहा हो। वो महक शर्मा थी, सब्ज आंखों वाली, बेइंतहा खूबसूरत, 19 साल उम्र, और वो जहाँ जाती लोग मजबूर होकर उसे देखते रह जाते। उसकी उम्र की लड़कियां सारा दिन उसकी खूबसूरती की बातें करती तो कोई उसकी खूबसूरती से जलती, और लड़कियां कॉलेज आती जाती और दोस्तों के साथ घूमती फिरती थी, गोलगप्पे खाती थी, और वो सारा दिन किताब हाथ में लिए किसी गुमनामी में एक ही बात पर नजर जमाए बस एक ही चीज सोचा करती थी, अपने हालात को कैसे बदले। लेकिन उसके हालात बदलने वाले नहीं थे। उस रोज भी वो कॉलेज से थकी हारी घर वापस आई तो घर में रोज के मुताबिक हंगामा मचा हुआ था। अंदर से पतीली गिरने की जोरदार आवाज पर महक ने दहल कर अपने सीने पर हाथ रखा। मुझे पैसे चाहिए। मैंने पहले कहा था कि मैंने अपने दोस्त से उधार लेकर तुम्हारा ऑपरेशन करवाया है। मेरे पास कोई लाखों की जायदाद नहीं पड़ी। अब सीधी शराफत से मुझे पैसे निकाल कर दे जहाँ छिपा कर रखे हैं, ताकि मैं अपने दोस्त को दूं और अपनी जान छुड़वाऊं। मोहित शर्मा की चिल्लाती आवाज ने महक को सर्द बर्फ में तब्दील कर दिया। अंदर एक दफा फिर कांच के किसी बर्तन की टूटने की आवाज आई। महक लरस कर रह गई, और अगर वो अंदर ना गई तो ये तमाशा ना जाने कितनी देर तक चलता रहेगा। वो अपना दिल मजबूत कर कर गहरी सांस लेकर लोहे का वो पुराना सा दरवाजा खोलकर अंदर चली गई
और अंदर का मंजर बिल्कुल उसकी सोच के मुताबिक था। मोहित शर्मा चिल्ला चिल्ला कर अपनी बीवी से पैसे मांग रहा था। महक ने खुद से चारपाई पर बेबसी से पड़ी अपनी माँ को देखा, जिसका 3 रोज पहले स्टोन का ऑपरेशन हुआ था। वो कपड़े सिलाई किया करती थी और शादी के पहले रोज से लेकर आज तक मोहित शर्मा ने कभी उसकी हथेली पर 1 रुपया भी नहीं रखा था। महक की माँ अपनी और महक की तमाम तर ज़रूरियात वो मोहल्ले भर के कपड़े सीकर ही पूरा किया करती थी। बल्कि कभी-कभी तो उसके पापा उनसे अपनी ज़रूरियात के लिए भी पैसे ज़ोर-ज़बरदस्ती से छीन लिया करते थे। मगर कुछ रोज़ पहले उन्हें पेट में शदीद दर्द उठा। सरकारी अस्पताल में चेकअप करवाने पर दर्द किडनी में पथरी का साबित हुआ। उस दर्द ने उन्हें बुरी तरह से बेहाल किया हुआ था कि ऑपरेशन करवाना ही पड़ा। और उस ऑपरेशन के लिए ना चाहते हुए भी मोहित शर्मा ने अपने एक दोस्त से कर्जा लिया था। वो उस वक्त उसी कर्जे की वापसी का डिमांड कर रहा था। आ गई तेरी बेटी, चल बोल इसे, जहाँ छिपा रखे हैं पैसे ये निकाल कर दे। खुद तो जोक की तरह चरपाई से लगी पड़ी है। अभी ना जाने और कितने दिन तेरे ये ड्रामे चलते रहेंगे। मोहित की जुबान ने एक दफा फिर जहर उगला। महक ने बेबसी से अपनी आंखें मसल ली और कई आंसू टूटकर उसके गालों पर बिखर गए। महक जानती थी कि माँ का पर्स कहाँ है। वो खामोशी से वहां तक चली गई और पर्स निकाल कर उसने खामोशी से अपने बाप की तरफ बढ़ा दिया। कड़ी निगाहों से चारपाई पर पड़ी सुनीता को घूरते बटुआ खोला और अंदर से 100-100 के कुछ नोट निकलते हुए वो एक बार फिर शदीद गुस्से में भड़क उठा था। इन पैसों का मैं अचार डालूं, चल अपनी चूड़ियां उतार कर दे। दोस्त का कर्जा तो मुझे हर हाल में वापस करना है। उसने वो 100-100 के नोट जमीन पर फेंक दिए थे और एकदम लपक कर सुनीता के हाथ से वो सोने की 2 पतली-पतली चूड़ियां उतारने लगा। वो सिसक कर रह गई थी। महक का दिल हाथों में आ गया और वो ये चूड़ियां उसकी माँ के मायके की निशानी थी और वो जानती थी उन चूड़ियों से माँ को कितनी मोहब्बत है। मगर वो दिल पसीज कर रह गई। मोहित खींच खांच कर चूड़ियां उतार चुका था और हाथों में लेकर उनकी कीमत का अंदाजा करता वो घर से बाहर जा रहा था। महक ने एक नफरत भरी निगाह अपने बाप की तरफ डाली, मगर वो हमेशा की तरह बेबस थी और दरवाजा ठक से बंद होने की आवाज आई तो वो गहरी सांस लेती माँ की तरफ मुड़ी। वो अपने आंसू पोंछते की कोशिश कर रही थी। थकी हुई हो, तुम जाकर खाना खा लो, वो कमजोरी सी आवाज में बोली। महक ने बेबसी से अपनी माँ की तरफ देखा, जो हमेशा से ही उसे घर के बुरे माहौल से बचाने की कोशिश करती। अम्मी, बस जैसे ही कॉलेज की डिग्री फाइनल होगी मैं कोई अच्छी नौकरी लूंगी। उसके बाद हमें पापा के साथ रहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं अपना और आपका सारा खर्चा उठाऊंगी, पक्का वादा। उमा का हाथ थामे पूरे भावुक अंदाज में कह रही थी। बड़ी बड़ी सब्ज आंखों में फ्यूचर के सपने थे और सुनीता जी ने भीगी हुई निगाह अपनी हसीन बेटी पर डाली। वो चाहते हुए भी उसके सपनों पर यकीन नहीं कर सकती थी। वो तो अपने इरादों में पक्की थी, मगर वो किस्मत के मामले में कच्ची निकली। माँ से वादा किए उसे सिर्फ कुछ दिन ही हुए थे जब वो कॉलेज से वापस आई। कई बार दरवाजा बजाने के बावजूद अंदर से किसी ने दरवाजा नहीं खोला। थक हार कर महक ने ढूंढ ढांड कर बैग से एक पुरानी चाबी निकाली और उसे पता था कि उस वक्त मोहित अपनी नौकरी पर होता है। घर में सिर्फ सुनीता जी अकेली होती थी। कल से उन्होंने चारपाई से उतरकर चलना फिरना शुरू कर दिया था और महक को उम्मीद तो था ही कि दरवाजा खोल देंगी, लेकिन दरवाजा ना खुला तो वो खुद ही चाबी से खोलकर अंदर चली गई। उसके छोटे से आंगन में खामोशी थी और वो आवाज लगाई, माँ कहाँ हैं आप। वो आज खुश थी। कॉलेज में आज उसका सेकेंड लास्ट पेपर था और बस एक ही परीक्षा बाकी है। उसके बाद मैं किसी स्कूल में नौकरी के लिए अप्लाई कर दूंगी। दिल ही दिल में सोचती वो सुनीता जी को तलाश कर रही थी। अंदर कमरों में चली गई और अंदर दाखिल होते ही उसके लबों से एक चीख निकली। सुनीता जी सामने चटाई पर लेटी थी और उनकी हलक से घूटी घूटी सी चीखें निकल रही थी और उनकी बॉडी अकड़ा हुआ था। महक घबरा कर माँ के करीब आई। क्या हुआ अम्मी, क्या हुआ आपको। उसने घबरा कर माँ के दोनों हाथ थामे, जो बर्फ की तरह ठंडे पड़ गए थे। और कल रात तक तो माँ बिल्कुल ठीक थी। ना जाने अब उसे क्या हुआ था। महक के कदमों तले से जमीन निकलने लगी, मगर हिम्मत करते वो सुनीता जी को वहीं छोड़कर तेजी से कमरे से बाहर निकली। मेन रोड पर जाते जाते उसकी आंखों से सैकड़ों आंसू बह निकले थे। उसकी माँ बीमार थी और उसकी जेब में कुछ भी नहीं थे। वो अपनी माँ का इलाज करवा सके, लेकिन उन्हें अस्पताल ले जाना तो जरूरी था। वो एक रिक्शे वाले के हाथ पैर जोड़ करके वो रिक्शे वाले को दरवाजे तक ले आई और सुनीता जी को वो बड़ी मुश्किल से सहारा देकर बाहर रिक्शे तक लाई। नजदीकी सरकारी अस्पताल ले जाने तक सुनीता जी की हालत बहुत बिगड़ गई थी। रिक्शे वाला नेक आदमी था। उसने अपने किराए के लिए ज्यादा जिद नहीं किया। शायद वो महक की माँ की गिरती हुई सेहत को देख चुका था। सरकारी अस्पताल में भीड़ था, मगर सुनीता जी को इमरजेंसी में ले जाया गया और जब खबर महक को सुनने के लिए मिली, उसने उसके कदमों तले से जमीन निकाल दी थी। कुछ रोज पहले होने वाले ऑपरेशन का ठीक तरह से ख्याल और परहेज और अच्छी दवाइयां न लेने की वजह से अंदरूनी जख्म बढ़ गए थे
और जख्म की खराब होने की वजह से सुनीता जी की हालत रोज बरोज और बिगड़ रही थी। डॉक्टर्स के बताने पर वो फटी फटी आंखों से उसी की तरफ देखती रही। वो बेजारी से कहकर आगे निकल गया था और वो बमुश्किल अपनी लरसती टांगों को संभाले नजदीकी कुर्सी तक आई। डॉक्टर ने उसे इलाज का एक लंबा खर्चा बता दिया था। सरकारी अस्पताल का होने की वजह से डॉक्टर ने इंसानियत दिखाई और अपनी फीस छोड़ दी थी। मगर बाहर की दवाइयाँ, दोबारा से होने वाले ऑपरेशन के खर्चे, महक ने बेबसी से अपनी आंखें मींची। उसकी जेब में एक फूटी कौड़ी भी नहीं थी। वो बेताबी से बाप का इंतजार करने लगी और उसे यकीन था कि जब उसे पता चलेगा कि महक माँ को अस्पताल लेकर गई है तो जरूर वापस आएगा। मगर ये महक की गलत फहमी ही रही। रात तक उसे खुद वापस घर आना पड़ा, जहाँ मोहित बेइंतहाई इत्मीनान से चारपाई पर लेटे सोने की तैयारी कर रहा था। मुझे सुबह वक्त पर काम पर जाना है। मुझे कोई नई कहानी सुनाकर आप परेशान मत करना। इंतहाई इत्मीनान से कहता वो करवट बदल कर लेट गया। महक का फोन खोल रहा था। वो जानती थी कि कुछ महीने पहले उसके बाप की एक नई नौकरी लगी थी, लेकिन वो शख्स कितना बेरहम था। मगर वो बेबसी की इंतहा पर थी और आंखों में आए आंसुओं को पीते वो माँ के बटुए में से पैसे तलाश करने लगी। वहां उसे वही 100 रुपए मिले, जिन्हें लेकर वो खामोशी से घर से बाहर निकल गई। रात के अंधेरे में वो एक दफा फिर अस्पताल अपनी अधमरी माँ के सिरहाने बैठी थी। वो पूरी रात उसने सूली पर लटकते हुए गुजारी और सुबह होते ही शायद कुदरत को उस पर रहम आ गया, क्योंकि भोर के साथ ही सुनीता जी ने हमेशा के लिए आंखें मूंद ली। वो माँ का सर थाम कर रो पड़ी थी और माँ उसका अकेला सहारा थी, और अब वो भी चल बसी। दिल पर पत्थर रखकर वो अस्पताल से बाहर निकल आई और आज उसका आखिरी पेपर था। सुनीता जी ना सही, लेकिन अब उसे अपने लिए तो जीना था। उसे अपने बाप से नफरत महसूस हो रही थी। वो दोबारा कभी उसकी शकल भी देखना नहीं चाहती थी। यही वजह थी कि वो चाहती थी कि वो आखिरी पेपर देते ही वो किसी हॉस्टल चली जाए, लेकिन इस बार भी तकदीर उसके लिए कुछ और ही सोच कर बैठी थी। वो थके हरे अंदाज में कॉलेज से पेपर देकर बाहर निकल रही थी, जब अचानक उसे अपने पीछे आहट सी महसूस हुई। वो घबराकर पलटी, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ समझ पाती, एक मजबूत मर्दाना हाथ उसके नाक पर आकर जम गया। वो बुरी तरह से फड़फड़ाई, मगर किसी ने उसे अपने गिरफ्त में मुकम्मल तौर पर दबोच लिया था। रुमाल क्लोरोफॉर्म में डूबा हुआ था, जिसकी वजह से वो कुछ ही पल में बेहोश हो गई। नींद में डूबने से पहले उसने आखिरी दफा बस यही मंजर देखा था कि कोई हट्टे कट्टे गुंडे टाइप लोग उसे उठाकर एक गाड़ी के अंदर डाल रहे थे, और फिर उसका दिमाग गहरी अंधेरे में डूबता चला गया। जब उसे होश आया तो वो मुसलसल उसी गाड़ी में थी। गाड़ी शायद शहर से दूर किसी जगह पे जा रहे थे। अचानक झटके से गाड़ी रुकी और वो घबरा कर उठ बैठी। गाड़ी में उसके साथ गन थामे एक गार्ड जैसा शख्स बैठा था, और वैसा ही एक आदमी अगली सीट पर बैठा गाड़ी ड्राइव कर रहा था। महक के लबों से एक चीख निकली और उसने घबरा कर बाहर निकलने की कोशिश की। सर, ये बहुत तेज लड़की है, इसे बेहोश कर देते हैं। एक बार फिर उसके साथ बैठे गार्ड ने महक को दबोचते हुए कहा, तो आगे बैठे ड्राइवर ने नामे सिर हिलाया। नहीं, बॉस का हुक्म है कि इसे होश की हालत में उनके पास लेकर जाना है। महक का खून उसकी रगों में जमकर रह गया। किसने उसे अगवा करके बुलाया था, और कौन था आखिर वो शख्स जो उसकी बेबसी का यूं फायदा उठाना चाहता था? और आखिर उसको महक से क्या काम था? वो सुन पड़ते बॉडी के साथ बस यही सोचती रह गई। और जब उसे लाकर शौर्य के कदमों में डाला गया तो महक ने बेयकीनी निगाहों से उस शख्स को देखा जिसे वो पहली दफा देख रही थी। वो अच्छा दिखने वाला, लेकिन उसकी आवाज, उसके अल्फाज वो यूं थे कि महक के वजूद के ऊपर लावा उड़ेल रहा हो। वो अपनी बात का पक्का था। उसने जो कहा वो करके दिखाया। महक पे एहसान करते हुए उसने कागज के टुकड़े पर दस्तखत जरूर किए थे, मगर महक जानती थी सुबह होते ही वो उसे किसी इस्तेमाल शुदा टिश्यू पेपर की तरह उठाकर यहाँ से फेंक देगा, और तब उसकी जिंदगी का क्या होगा वो खुद नहीं जानती थी। एक झटके से उसकी आंख खुली। तकलीफ का एहसास शदीद था और आंसू एक दफा फिर उसकी आंखों से बहने लगे। अपनी सिसकियों को दबाते महक ने रुख मोड़ कर देखा, और वो बेड की दूसरी तरफ बेखबर सो रहा था, जिसने उसके वजूद को तार तार कर दिया था। यूं ऐसे एक जंग जीत कर आज ही उसे चैन की नींद आई हो। महक की निगाहों में नफरत उभरी। सिर्फ 20 लाख की खातिर उस शख्स ने उसे इस तरह से मजबूर किया था। वो उससे जितनी भी नफरत करती कम थी, और एक झटके से उसका दिया हुआ कंबल उठाकर दूर पटकते वो बेड से नीचे उतर गई। कमरे में मदम से रोशनी फैली हुई थी। महक को खुद से नफरत महसूस हुई। रेशमी बाल बिखरे हुए थे और रो रो कर उसकी आवाज बैठ चुकी थी। कॉलेज का यूनिफॉर्म उलझे हुए थे, सिलवटें पड़ी और मुड़े हुए थे, और महक को अपनी बाजू में दर्द महसूस हुआ।
बे इख्तियार ही उसने अपने हाथों की उंगलियों से अपने दाएं बाजू को छुआ और एक सिसकी उसकी लबों से निकली। इसी बाजू को कल शाम गार्ड्स ने दबोचा था। गहरी सांस लेते वो अपने बिखरे बालों को समेटती वॉशरूम में जाकर बंद हो गई और जब बाहर निकली तो उसकी आंख में एक आंसू भी नहीं था। उसके चेहरे पर जैसे पथरीले तासुरात थे, एक नफ़रत भरी निगाह बेखबर सोते शौर्य पर डालकर वो कमरे से बाहर निकल आई। फ़ार्म हाउस अंधेरे में डूबा हुआ था और वो धीरे-धीरे चलती मेन गेट तक आ पहुँची। वहाँ चौकीदार बैठा था और उसे देखकर चौंका ज़रूर, मगर उसने महक को रोकने की कोशिश न की। महक के होठों पर एक तल्ख़ मुस्कुराहट फैल गई। और हाँ, आप मुझे क्यों पकड़ेंगे? उसने मालिक ने जो इंतकाम लेना था, ले लिया। अब वो मुझे एक बोझ की तरह अपने साथ क्यों रखे? सर झटकते हुए तेज़-तेज़ कदमों से चलने लगी। ये अनजान इलाका चारों तरफ से दूर-दूर तक दरख्तों की कतारें लगी हुई थी। महक को अपनी रगों में लहू जमता हुआ महसूस हुआ, मगर वो यूं ही बिना किसी हरकत के साथ चलती रही। ना उसे खौफ महसूस हो रहा था और ना ही कोई जल्दी थी। वो जैसे जिंदगी से हार गई थी। ना जाने वो कितनी देर तक चलती रही और थकावट से उसकी टांगें थमने लगी। वो बार बार डगमगा जाती और इसीलिए पीछे से आने वाली गाड़ी की आवाज़ ना सुन पाई। गाड़ी तेज रफ्तार में थी और ड्राइविंग सीट पर बैठे शख्स ने पूरी कोशिश की थी ब्रेक लगाने की, मगर वो महक के साथ गाड़ी को टकराने से ना रोक पाया और अगले ही लम्हे महक उड़ती हुई दूर जाकर गिरी। वो होश में तो पहले भी नहीं थी, मगर अब पूरी तौर पर बेहोश हो गई थी और गाड़ी से नीचे उतरते डॉक्टर आर्या ने हैरत से सड़क के बीचों बीच पड़ी उस कॉलेज यूनिफॉर्म में लड़की को देखा जिसके माथे से खून बह रहा था। डॉक्टर आर्या को घबराहट हुई। उन्होंने गैर इरादी तौर पर एक लड़की पर हमला कर दिया था। पता नहीं ये जिंदा भी है या नहीं। वो घबराकर आगे बढ़े और शुक्र था कि ज़मीन पर पड़ी महक की सांसें चल रही थी। डॉक्टर आर्या को तसल्ली हुई, मगर उन्हें हैरत थी कि कॉलेज यूनिफॉर्म में रात के आखिरी पहर इस वीरान सड़क पर ये क्या कर रही थी। गहरी सांस भरकर उन्होंने दूर तक खामोश सड़क को देखा। लड़की को अपने साथ ले जाने के सिवा उनके पास और कोई चारा नहीं था, तो खामोशी से महक को अपने हॉस्पिटल ले आए थे। वो शहर के जाने माने सर्जन थे। महक को हॉस्पिटल में डॉक्टर्स के हवाले करते उन्होंने उसका खास ख्याल रखने का ऑर्डर दिया। उन्हें शहर पहुंचने तक सुबह हो चुकी थी और वो बहुत थके हुए थे और दूसरे शहर वो अपने एक दोस्त की शादी अटेंड करने गए थे और वापसी पर उन्हें ये लड़की मिल गई। घर आकर कपड़े चेंज करके भी उनके जहन में बार बार वही लड़की लहराती रही। ना चाहते हुए भी वो मुसलसल उसी को सोचे जा रहे थे और इसीलिए तो वह मुश्किल 2 घंटों सो पाए थे और जब उठे तो उन्होंने फौरन हॉस्पिटल कॉल की। लड़की की बॉडी की चोटें तो नॉर्मल सी हैं, लेकिन वो मेंटल सदमे में बहुत ज़्यादा है। इसे बेहतर होने में कुछ दिन लग जाएंगे, असिस्टेंट डॉक्टर ने उन्हें इन्फॉर्म करते हुए कहा। डॉक्टर आर्या ने गहरी सांस ली। जब तक वो बिल्कुल ठीक नहीं हो जाती, उसका इलाज मेरे खुद के खर्चे पर होगा। हाँ, उससे उसकी फैमिली के बारे में पूछने की कोशिश करो। उन्होंने डॉक्टर को ऑर्डर दिया था और फिर खुद भी तेजी से कपड़े चेंज करके वापस अपने हॉस्पिटल आ पहुंचे, जहां महक अभी भी बेहोश थी। उसे अगली सुबह के करीब होश आया और डॉक्टर्स के कई बार पूछने के बावजूद उसने चुप्पी साधे रखी। खामोशी से हॉस्पिटल की छत को देखते हुए बस यही सोच रही थी कि अब जिंदगी में आगे वो क्या करेगी, घर वापस जाए या नहीं। तीसरे दिन जब डॉक्टर आर्य उसका चेकअप करने आए तो उसने आहिस्तगी से कहा। डॉक्टर आर्य उसे देखते रह गए। तुमने मुझे अभी तक नहीं बताया कि तुम उस रात उस सड़क पर क्या कर रही थी। अगर तुम जाना चाहती हो तो मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा, डॉक्टर आर्य ने धीमे लहजे में कहा था, जबकि उनका दिल बेचैन हो रहा था और वो महक को जाने नहीं देना चाहते थे। अनजाने में ही सही, लेकिन उस लड़की से उन्हें कुछ अलग ही महसूस हो रही थी। नर्स ने आकर उसे उसी का वही कॉलेज यूनिफॉर्म वापस कर दिया था। अपने यूनिफॉर्म को देखते महक की आंखों से 2 आंसू टूटकर उसके गालों पर बिखर गए। वो अब कॉलेज की वो मासूम स्टूडेंट कहाँ रह गई थी जो कुछ उसने गंवा दिया था। वो वापस नहीं आने वाला था। वो वापस अपने घर नहीं जाना चाहती थी। कपड़े चेंज करके हॉस्पिटल से बाहर निकली। वो कितनी देर तक सड़क पर यूं ही खाली बेख्याली के आलम में खड़ी रही। कहाँ जाऊँ, मेरा तो कोई घर भी नहीं है। पापा खुद मुझे छोड़कर चले गए और उनकी गलती का जो खामियाजा मैंने भरा है, उसके बाद उस घर में मैं कैसे चाहूंगी। खाली नजरों से सड़क को देखते हुए वो सोच रही थी जब एक ब्लैक कार उसके सामने आकर रुकी। अंदर बैठ जाओ,
महक ने चौंक कर देखा और वो डॉक्टर आर्या थे। वो वापस अपने घर जा रहे थे और ना चाहते हुए भी वो दरवाज़ा खोलकर उनके बराबर में बैठ गई। "अगर तुम बुरा ना मानो तो मेरे साथ मेरे घर चलकर रह सकती हो। इतने बड़े घर में मैं अकेला ही रहता हूँ। एक कमरा तुम ले लोगी तो मुझे कोई कमी नहीं हो जाएगी।" हल्के-फुल्के से अंदाज़ में कहते उसका दिल बहलाने की वो कोशिश कर रहे थे। महक बस उन्हें देखकर रह गई, लेकिन उसने इनकार भी नहीं किया था। इस वक्त उसे एक छत की ज़रूरत थी और अगर डॉक्टर आर्या जैसे नेक इंसान उसे रहने के लिए एक छत दे रहे थे, तो वो इनकार क्यों करती? गाड़ी डॉक्टर आर्या के बंगले के सामने रुकी तो वो खामोशी से नीचे उतर आई। डॉक्टर आर्या ने सर्वेंट के ज़रिए उसे उसके कमरे में भिजवा दिया था। कमरा बहुत ही बड़ा और आलीशान था। अलमारी में फ़िलहाल कोई कपड़े नहीं थे और शाम होने से पहले-पहले डॉक्टर आर्या ने उसके लिए कई सारे कपड़े मँगवा कर अलमारी में रखवा दिए थे। वो खामोशी से बेड की हैरत से टेक लगाए दीवार को घूरती रही। खाने की ट्रे सर्वेंट लेकर आई तो वो भी साइड टेबल पर यूं ही धरी की धरी रह गई। क्या मैं इतनी फालतू हो गई हूँ कि किसी के एहसान के टुकड़ों पर पलूं? दोनों हाथों में जरा छिपाकर वो फूट-फूट कर रोने लगी। कुछ रोज़ पहले तो वो क्या थी और एक मुकम्मल लड़की, जिसकी ज़िंदगी में ख्वाब थे, अरमान थे, मगर अब कुछ भी नहीं रहा था। तकिए में मुँह छिपाए वो बुरी तरह से सिसक उठी। दिन इसी तरह खामोशी से गुज़रने लगे और वो काफ़ी हद तक सँभल गई थी, दोबारा से जीना चाहती थी। जब 1 हफ्ते के बाद वो शाम के वक़्त सीढ़ियाँ उतर कर नीचे आई, डॉक्टर आर्या लिविंग में बैठे लैपटॉप पर कुछ काम कर रहे थे। उस रोज़ के बाद आज डॉक्टर आर्या से ये महक की पहली मुलाकात थी और एक पल के लिए वो शॉक रह गए। सफ़ेद रंग के खूबसूरत लिबास में सब्ज़ आँखों वाली वो लड़की जैसे कि मोम की गुड़िया मालूम होती थी, जो धीरे-धीरे कदम उठाए उनके सोफ़े के पास आकर खड़ी हो गई। "क्या बात है? कुछ कहना चाहती हो?" डॉक्टर आर्या ने नर्म आवाज़ में पूछा था। ग्लासेस के पीछे से उनकी काली आंखें महक की बेचैनी का जायजा ले रही थी। वो लगातार अपनी उंगलियां मसल रही थी, कुछ कहने के लिए लब खोलती लेकिन फिर बंद कर लेती और दुपट्टे को दाएं कंधे से बाएं कंधे पर ठीक करती और कभी बालों में उंगलियां चलाने लगती, जैसे कुछ कहने के लिए उसे ना जाने कितनी हिम्मत दरकार हो। यहाँ आकर बैठो, जो कहना है आराम से कह दो। डॉक्टर आर्या के कहने पर वो खामोशी से सामने सोफे पर आकर बैठ गई। मैं जॉब करना चाहती हूँ। मैं आपके ऊपर अपना बोझ नहीं डालना चाहती। जॉब करके कुछ पैसे कमा लूँगी, तो कहीं एक फ्लैट रेंट पर ले लूँगी। आपने मेरे लिए बहुत कुछ किया है। मैं आपकी लाइफ और प्रॉब्लम्स बढ़ाना नहीं चाहती। वो धीमी आवाज़ में कह रही थी और डॉक्टर आर्या ने कुछ देर तक उसे देखा। वो किस प्रॉब्लम की बात कर रही थी, जबकि उसके आने से तो वो अक्सर चारों तरफ उसी को ढूँढने लगे थे। तुम्हें जॉब करने की क्या ज़रूरत है? तुम्हारा ऐसा कोई बड़ा खर्चा नहीं है जिसे उठाते हुए मुझे प्रॉब्लम हो। मेरे 2 बड़े अस्पताल हैं और मैं इतना गरीब भी नहीं हूँ कि 2 वक्त के खाने के लिए तुमसे जॉब करवाऊँ। वो बहुत ही नरम और महरूम अंदाज में बोले। महक ने अपने होंठ दांतों तले दबाए। मुझे ये सही नहीं लग रहा है। मैं बिला वजह आपके सर पर बोझ रहूं, इसलिए मुझे जॉब करनी है। आप इजाज़त नहीं देंगे तो फिर मैं खुद जाकर किसी स्कूल में टीचिंग कर लूंगी। वो अचानक उठ खड़ी हुई। वो फैसला कर कर आई थी और डॉक्टर आर्या उसको देखते हुए बोले कि अच्छा ठीक है, मगर खुद से बाहर मत जाना। मेरे एक जानने वाले हैं, उन्हें एक शेफ की ज़रूरत थी। अगर तुम खाना अच्छा बना सकती हो तो मैं तुम्हें वहाँ भिजवा देता हूँ। काम भी ज़्यादा नहीं होगा और ऐसे भी वो लोग मेरी पुरानी जान पहचान के हैं और अच्छे लोग हैं। डॉक्टर आर्या की बात पर महक के सर से जैसे कोई मानो बड़ा बोझ उतर गया था। उसके होठों पर हल्की सी मुस्कान तहराई। थैंक यू, उसने मुस्कुराकर डॉक्टर आर्या को कहा और पलटकर अपने कमरे में चली गई। डॉक्टर आर्या तो जैसे उसी लम्हे पर थम कर रह गई थी। ना जाने कितनी देर तक वो उसी तरफ में देखते रहे जहां वो गई थी और फिर सिर झटक कर दोबारा लैपटॉप पर काम करने लगे। 32 साल की उम्र में भी गंवारे लड़कों वाली हरकत है मेरी। वो खुद को झड़क रहे थे और शाम के वक्त उन्होंने सर्वेंट के हाथ महक को कहने के लिए भेजा था कि अगली सुबह वो तैयार होकर ड्राइवर के साथ चली जाए। और महक ने बिल्कुल भी देर नहीं की। अगली सुबह वो थोड़ी नर्वस थी। बाहर जॉब करने जा रही थी और खाना पकाने में यूं तो वो माहिर थी, मगर नई जगह, अनजान लोग और वैसे भी उन अमीर लोगों से किसी बात से जमा नहीं था। मामूली बातों में भी कीड़े निकाल लेते थे। लेकिन फिर भी महक सीढ़ियाँ उतर कर नीचे आई। उसने पिंक कलर का खूबसूरत सा ड्रेस पहन रखा था। मेकअप के नाम पर उसने लबों पर हल्की सी लिपस्टिक लगा रखी थी और गाड़ी उसे लेकर एक शानदार से घर के सामने आकर रुकी तो वो साकेत रह गई। इतने बड़े घर में मेरा काम है। उसकी हथेलियों में पसीना उतरने लगा। घबराहट से उसका सांस लेना मुहाल हो गया था। और जब आप अंदर चली जाए,
آپ کو گائیڈ کر دیا جائے گا۔ چوکیدار نے اس کا نام پوچھنے کے بعد اسے کہا۔ وہ خود کو کانفیڈنس میں لیتے ہوئے سر ہلاتے ہوئے وہ اندر چلی گئی۔ دونوں طرف گارڈن سے گھری ہوئی وہ شاندار سا ولا غیراز میں کھڑی قیمتی گاڑیوں کو دیکھ کر اندازہ ہوا تھا کہ روپیہ بارش کی طرح اس گھر پر برستا ہے۔ گھر میں کئی سرونٹ چل پھر رہے تھے اور کئی نے اسے دیکھ کر نظر انداز کیا، مگر ایک بوڑھی سی سرونٹ جو شاید سپروائزر تھی وہ خود ہی اس کے پاس چلی گئی اور بہت ہی اچھے سے کہا، آپ کو صرف اپوائنٹ کیا گیا ہے، آپ اس طرف آ جائیے۔ سرونٹ اسے کچن میں لے کر چلی گئی۔ کیا میرا انٹرویو وغیرہ نہیں ہوگا؟ وہ پریشان تھی اور اسی لیے پوچھ بیٹھی۔ وہ بوڑھی سرونٹ ہنس کر بولی کہ آپ کو انٹرویو کی کیا ضرورت ہے؟ آپ مالک کے بچپن کی دوست کے گھر سے آئی ہے۔ مالک نے رات کو بتایا تھا کہ آپ سے زیادہ کام بھی نہیں لینا ہے اور آپ سے اگر کوئی غلطی بھی ہو جائے تو ہم سب کو اپنی آنکھیں بند کر لینی ہیں۔ سرونٹ کی بات پر مہک کو خوش ہو گئی۔ اس کا ذہن جیسے ہواؤں میں اڑ رہا تھا۔ دل ہی دل میں وہ ایک بار پھر ڈاکٹر آریہ کی مذکور ہوئی اور مالک کے کھانے میں بس ذرا سا احتیاط کیجیے گا، انہیں معمولی باتوں پر غصہ آ جاتا ہے اور پھر ان کا غصہ کسی سے قابو نہیں ہوتا، خاص طور پر اگر وہ کسی کو دھوکہ دیتے ہوئے پکڑ لے تو۔ سرونٹ کی بات پر وہ ایک پل کے لیے سن سی ہو گئی۔ ایک چہرہ اس کی نگاہوں کے سامنے لہرایا اور اسے بھی جھوٹ سننے کی عادت نہیں تھی۔ ایک تلخ سی مسکراہٹ مہک کے لبوں پر پھیل گئی۔ میں پوری کوشش کروں گی۔ وہ تیزی سے ہاتھ چلاتے ہوئے مالک کا پسندیدہ کھانا بنانے لگی۔ اسے یہاں پر اپنی جگہ بنانی تھی اور یہ جاب اس کے لیے بہت ضروری تھی۔ زندگی رفتہ رفتہ گزرنے لگی۔ وہ اس جاب کو حاصل کرنے کے بعد بہت خوش تھی۔ ڈاکٹر آریہ اس کی سبھی حرکتوں کو نوٹ کرتے تھے اور کہ وہ خوش ہے، اسے پریشانی تو نہیں ہے۔ وہ ہر وقت مسکراتے ہوئے نظر آتی تھی۔ تمہاری جاب کیسی جا رہی ہے؟ وہ اسے ناشتے کی ٹیبل پر پوچھ بیٹھے تھے تاکہ وہ ان سے کچھ بات کرے۔ وہ ایک دم مسکرا دی اور بہت اچھی، میں نے آج تک اپنے باس کو دیکھا تو نہیں ہے لیکن انہیں میرا کھانا بہت پسند آتا ہے۔ باقی سرونٹ بتاتے ہیں۔ وہ جلدی جلدی چائے کی گھونٹ بھرتی بتا رہی تھی۔ ڈاکٹر آریہ نے مسکرا کر اسے دیکھا۔ بالوں کو پن میں باندھے بلیک رنگ کی سلوار قمیض میں وہ بے انتہا حسین لگ رہی تھی۔ ڈاکٹر آریہ نے بے ساختہ اپنی نگاہیں چرائی۔ اکیلے رہتے انہیں بہت سمے گزر چکا تھا۔ وہ آج کل بس کچھ اچھا باڈی ڈھونڈ رہے تھے کہ کس طرح مہک کو پرپوز کرے کہ وہ اچانک اپنا بیگ سنبھالتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی۔ آج جلدی جانا ہے، گھر میں ایک فنکشن ہے اور فنکشن کا سارا کھانا مجھے ہی تیار کرنا ہے کیونکہ مالک چاہتے ہیں کہ ان کی اسپیشل گیسٹ کو ہوٹل کا کھانا نہ کھلایا جائے۔ وہ بزی سے انداز میں کہتی انہیں بائے کہہ کر باہر نکل گئی۔ ڈاکٹر آریہ کی نگاہوں نے دور تک اس کا پیچھا کیا۔ آج وہ بہت خوش تھی۔ 2 روز کے بعد اس کو تنخواہ ملنے والی تھی اور مہک نے پکا ارادہ کر رکھا تھا کہ تنخواہ ملتے ہی کسی ہاسٹل میں شفٹ ہو جائے گی، ڈاکٹر آریہ کا گھر چھوڑ دے گی، کیونکہ وہ اور اس نیک انسان کا احسان نہیں لینا چاہتی تھی۔ وہ اپنی ہی سوچوں میں گم، وہ گاڑی سے نیچے اتری اور اندر چلی آئی۔ گراج کے پاس سے گزرتے ایک پل کے لیے اس کے قدم ٹھہر گئے۔ گراج میں ہمیشہ کھڑے نظر آنے والی 3 گاڑیوں کے ساتھ آج ایک بلیک کلر کی لمبی لیمبورگینی بھی کھڑی ہوئی تھی۔ لگتا ہے کہ مہمان آ گئے ہیں، سر جھٹکتے وہ تیزی سے اندر آئی اور عین اسی پل اندر سے نکلتے کسی شخص سے وہ اچانک ہی جھوک میں جا ٹکرائی۔ کافی باڈی سوڈی والا آدمی مضبوط تھا، اس کا سینہ لگا جیسے سینہ نہیں پتھر کا دیوار ہو۔ نازک سی مہک کو ایسا لگا کہ در و دیوار ہل گئے۔ وہ بری طرح سے لڑکھڑائی لیکن اس سے پہلے کہ وہ اوندھے منہ زمین پر گرتی 2 مضبوط باہوں نے اس کو سنبھال لیا تھا۔ دیکھ کر مس ابھی آپ کو چوٹ لگ جاتی۔ بہت ہی جانی پہچانی آواز اس کی قریب نکلی تھی۔ مہک اپنی چوٹیں اور درد بھول گئی۔ خوف کی ایک سرد سی لہر اس کے اندر جاگی اور اس نے ایک جھٹکے سے سر کو اٹھا کر دیکھا اور مہک کو یوں لگا جیسے ساتوں آسمان ٹوٹ کر اس کے سر پر آ گرے ہوں۔ وہ وہی تھا، وہی چمکتی ہوئی بھوری آنکھیں، وہی ماتھے کے بل اور چہرے پر سنجیدگی۔ اس کی آنکھوں میں بھی مہک کو دیکھ کر بے یقینی پھیلی تھی۔ اسے یقین نہیں ہو رہا تھا کہ یہ وہی لڑکی ہے جسے اس نے کورٹ میرج کی ہے۔ مہک کا دل ڈوب کر ابھرا، اس کے لبوں سے نکلا مہک شرما سامنے کھڑے شوری کے لبوں سے اپنے آپ ہی نکل پڑا۔ مہک کی جان ہی اٹک گئی اور وہ پینک کرنے لگی۔ چھوڑ دو مجھے، رب کے لیے مجھے چھوڑ دو، مجھے جانے دے، پلیز پلیز مجھے جانے دے، وہ بہت گھبرائے ہوئے انداز میں چلا رہی تھی۔ فارم ہاؤس کی وہ بھیگی ہوئی سرد رات ایک پل کے لیے اس کی آنکھوں کے سامنے سب کچھ گھوم گئی۔ مہک کو ایسا لگ رہا تھا جیسے موت اس کے بس کچھ قدم کی دوری پر لہرائی تو مہک کو یوں لگا جیسے موت اس سے بس کچھ دوری کے فاصلے پر کھڑی تھی۔ اور موت وہی تو تھا، شوہر فنا، جس نے اس رات نہ جانے کس خیال میں اسے زندہ چھوڑ دیا تھا۔
महक मेरी बात सुनो। वो एक कदम आगे बढ़ा तो महक के लबों से एक जोरदार चीख निकली। प्लीज मेरे पास मत आओ, मुझे छोड़ दो, तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ। मैं तुम्हारे 20 लाख तुम्हें दे दूंगी, कुछ भी करके दे दूंगी, रब के लिए मुझे कुछ मत करना। एक बार फिर से वो सब नहीं करना प्लीज। वो दोनों कानों पर हाथ रखे हुए जमीन पर बैठती चली गई। शौर्य ने बेयकीन निगाह से उसे टूटकर बिखरते बनते देख रहा था। आसपास खड़े हुए और चलते हुए सर्वेंट हैरत से पलट पलट कर उसे देख रहे थे। आसपास एक भीड़ सा लगने लगा। जमीन पर बैठी महक ने बेबसी से अपनी आंखें मीच ली। आज उन सब सर्वेंट के सामने उसका तमाशा बनने वाला था। यार अब ये फिर से ये सब कुछ क्यों? मैं तो सब कुछ भूलने लगी थी, उस फेस से निकल आई थी। तो फिर ये आदमी फिर से उसके दोबारा सामने आकर क्यों खड़ा हो गया था? वो जमीन पर बैठी दोनों हाथों में अपना चेहरा छुपाए अपनी उमड़ने वाली चीखों को रोकने की कोशिश कर रही थी। दूर खड़ी वो बूढ़ी सी सर्वेंट तेजी से लपक कर महक के पास आई। क्या हो गया है तुम्हें? महक, उठो नीचे से और चिल्लाना बंद करो। यही तो है हमारे मालिक जिनके लिए तुम रोजाना खाना बनाते थे। ये शौर्य सर है और चिल्लाओ मत, इन्हें गुस्सा आ जाएगा। सर्वेंट ने उसे उठाने की कोशिश की। महक की चीखें एकदम से रुक गई और उसने बेख्तियार निगाह उठाकर सामने खड़े उस शख्स को देखा जो बिल्कुल एक कदम के फासले पर उसके बिल्कुल सामने खड़ा था। हाँ, ये वही था। तो वो इतने दिन से उसके घर आती रही थी। खौफ की एक लहर सी महक के बॉडी में जागी और अगले ही पल वो फर्श पर ढेर होती चली गई। सर्वेंट ने घबराकर पहले महक और फिर शौर्य की तरफ देखा जो एकटक नीचे झुकते हुए महक को देख रहा था और वो बेहोश हो चुकी थी। शौर्य ने गहरी सांस ली और ड्राइवर से कहा कि गाड़ी निकाले। संजीदगी से उसने एक सर्वेंट को हुक्म दिया और अपनी बाहों में महक को उठाकर तेजी से गाड़ी की तरफ भागा था। कितनी मिन्नतों के बाद, कितनी कोशिशों के बाद भी वो उसे नहीं ढूंढ सका था। और आज जब वो बिल्कुल ही मायूस हो चुका था तो उसके सामने आ गई थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो कुदरत की इस ज्यादती पर खुश हो या उदास हो। वो उसे बुरी तरह से खौफजदा थी। वो उसके सामने जाने की बजाय मरना ही पसंद करती। गाड़ी के पिछली सीट पर उसे बिठाकर शौर्य ने आंधी तूफान की तरह गाड़ी स्टार्ट कर दी थी। साथ ही साथ वो फोन पर किसी का नंबर डायल कर रहा था और दूसरी तरफ नाश्ते की मेज पर बैठे डॉक्टर आर्य ने शौर्य की कॉल आती देखी तो फोन कान से लगा लिया था। क्या बात है भाई? हमारी सिर्फ साइवा ने खाने में कोई गड़बड़ तो नहीं की? और आज तो वो बहुत तैयारी के साथ गई थी। डॉक्टर आर्या ने हंसकर कहा। दूसरी तरफ से शौर्य घबराए और बौखलाए हुए अंदाज में बताया कि महक बेहोश हो गई है। वो एकदम घबराकर अपनी जगह से उठ खड़े हुए। मेरे हॉस्पिटल लेकर आओ उसे, मैं वहीं आ रहा हूँ। अपने बचपन के दोस्त को अपने हॉस्पिटल आने का कहकर वो तेजी से घर से बाहर निकलकर भागे। डॉक्टर आर्या के कहे अनुसार शौर्य उसे लेकर सीधा डॉक्टर आर्या के हॉस्पिटल ले आया। इसे क्या हुआ है? सुबह तो ये बिल्कुल ठीक थी और बहुत एक्साइटेड भी थी। डॉक्टर आर्या ने स्ट्रेचर पर लेटी बल्ब की तरह ठंडी महक की नब्ज चेक करते हुए पूछा। शौर्य ने अपनी पड़ती निगाहें उठाकर डॉक्टर आर्या को देखा। ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है, लेकिन इसे ठीक कर दो आर्या। प्लीज, तुम नहीं जानते कि मेरे लिए क्या है। मैं इसे एक दफा फिर खोना नहीं चाहता। मैंने इसे बहुत ढूंढा है और आज जब ये मुझे मिली है तो इसकी आंखों में मेरे लिए इतनी नफरत है जिसे मैं झेल नहीं पा रहा। दर्द उसकी आवाज में झलक रहा था। डॉक्टर आर्या एक टक उसे देखता रह गया मगर मरीज को देखना ज्यादा जरूरी था। और महक को रूम में शिफ्ट करने के बाद उन्होंने कुछ जरूरी टेस्ट किए थे। वो सदमे की वजह से बेहोश हुई थी और कुछ मिनटों के बाद उसे होश आ जाएगा। कमरे के बाहर खड़े शौर्य के कंधे पर हाथ रखते डॉक्टर आर्या ने उसे संजीदगी से जानकारी दी। वो गौर से शौर्य के चेहरे की तरफ उतार चढ़ाव को देख रहे थे। उसकी आंखें सुर्ख पड़ रही थी और वो बर्दाश्त की आखिरी छोर पर था। बार बार अपने लब भींचता और जैसे पास्ट की किसी कड़वी बातों को अपने माइंड से भगाना चाह रहा था। कौन है वो? डॉक्टर आर्या ने एक्सप्रेशनलेस चेहरे से पूछा। शौर्य कुछ देर तक तो ऐसे ही खामोश रहा। वो मेरी बीवी है। उसने सर उठाकर जैसे डॉक्टर आर्या के कानों में कोई बम फोड़ा था। वो उसे देखते रह गए। उन्हें लगा कि वो भरभरी मिट्टी की तरह जमीन पर गिर जाएंगे। उन्हें खुद को संभालने में कुछ देर लगी। डॉक्टर आर्या के पीले पड़ते चेहरे की तरफ रंगत को देखकर शौर्य ने जल्दी से कॉरिडोर में रखी कुर्सियों में से कुर्सी पर उनको बिठा दिया। क्या बात है, तुम ठीक तो हो? वो उनकी हालत देखकर परेशान हो गया। आर्या ने नहीं में सर हिलाया। लेकिन वो आपको कहाँ मिली? मैं पिछले 1 महीने से उसे ढूंढ रहा हूँ और उस दौरान मैंने इस दुनिया का कोई कोना ऐसा नहीं छोड़ा जहाँ मैंने उसे तलाश ना किया हो। शायद वो जानती थी कि मैं उसे तलाश करूंगा, इसीलिए वो अपने बाप के घर नहीं गई। सर झुकाकर वो कठोर अंदाज में बोला। आर्या ने खामोशी से उसे देखा। 1 महीना और कुछ दिन पहले वो मुझे शहर से बाहर वाली सड़क पर जख्मी हालत में मिली थी। कॉलेज यूनिफॉर्म में थी। उसकी पूरी बॉडी की हालत बुरी थी और मेंटल हेल्थ उससे भी ज्यादा बुरी थी। उसके पास रहने के लिए कोई जगह नहीं था। यहाँ तक कि उसके पास तो जिंदा रहने के लिए भी कोई वजह नहीं था।
मैं उसे अपने साथ अपने घर ले गया। लगातार ट्रीटमेंट के बाद वो काफ़ी हद तक रिकवर हुई थी और उसी ने मुझे जॉब के लिए कहा, लेकिन मैं और किसी को ट्रस्ट नहीं कर सकता था, सिर्फ तुम्हारे अलावा। तुम मेरे बचपन के फ्रेंड हो। मैं अगर किसी पे ट्रस्ट कर सकता था तो वो तुम थे, इसीलिए मैंने उसे तुम्हारे पास जॉब के लिए भेजा था। लेकिन मैं नहीं जानता था कि वो तुम्हारी बीवी है। बोलते बोलते डॉक्टर आर्या की आवाज़ आखिर में शांत पड़ी। शौर्य की आंखों में पीड़ा उतर आया। वो सिर झुकाए बैठा रहा और फिर जो कुछ उसने डॉक्टर आर्या को बताया, कितनी देर तक वो बेयकीनी से देखते रहे। तुम इतनी जालिम कैसे हो सकते हो शौर्य? एक मासूम सी लड़की से तुमने इस चीज का बदला लिया जिसमें वो कसूरवार ही नहीं थी। और डॉक्टर आर्या की आंखों में नमी तैरने लगी। उस नाजुक सी लड़की ने क्या कुछ नहीं कहा था, ये बात जानकर ही उन्हें तकलीफ हो रही थी। मैं पछतावा करना चाहता हूँ उस हर चीज का, हर दुख दर्द का जो मैंने उसे दिया है, और मैं यकीनन ऐसा करूंगा। वो एकदम उठ खड़ा हुआ था और तभी नर्स ने आकर इन्फॉर्म की, सर पेशेंट को होश आ गया है। नर्स की बात पर वो एकदम पलटा और उसका रुख महक के कमरे की तरफ था। आर्या ने उसे जाते देखा और बेबसी से अपनी आंखें मूंद ली। वो चांद किसी और का था और वो चाहकर भी उस चांद को अपने घर नहीं ले जा सकता था। गहरी सांस लेते हुए ग्लासेस अपनी आंखों पर चढ़ाए और वापस वार्ड की तरफ मुड़ गए। आहिस्ते से दरवाजा खोलकर शौर्य अंदर दाखिल हुआ। वो तकियों के सहारे बेड पर बेजान हालत और खामोशी से छत को देखती। उसके चेहरे पर ठंडी छाई हुई थी। शौर्य को देखते ही उसकी आंखों में खौफ और नफरत एक साथ लहर आई। वो धीरे धीरे कदम उठाता उसके सामने जाकर बेड पर बैठ गया था। मैं तो इस लायक भी नहीं हूँ कि तुमसे माफी मांग सकूं महक, लेकिन क्या तुम मुझे माफ कर दोगे? उस पेपर में मेरे साथ तुम्हारे दस्तखत भी थे। मैं कोई अनजान भी नहीं बल्कि तुम्हारा हस्बैंड हूँ। सिर्फ एक इसी पाक रिश्ते की खातिर मेरी इस घिनौनी हरकत को माफ कर दो। अगर तुम मुझे माफ नहीं करोगी तो मेरी रातें यूं ही बेसुकून गुजरेगी, मेरे दिन यूं ही उजाड़ और वीरान रहेंगे। मैं खुदा की कसम खाकर कहता हूँ, मैं पिछले 1 माह से मैं किसी रात सुकून से नहीं सो पाया। हर रात मुझे नींद की एक गोली की ज़रूरत पड़ी है, इसीलिए नहीं कि मैं तुमसे किसी तूफ़ानी मोहब्बत में मुब्तला हो गया, बल्कि इसलिए कि एक मजबूर बेबस लड़की के ऊपर ढाए जाने वाले जुल्म ने मुझे जीते जी मार दिया था। शर्मिंदगी से सर झुकाए वो कह रहा था, और महक ने एक तल्ख निगाह अपने सामने बैठे उस शख्स पर डाली। वो आज भी उतना ही हसीन, उतना ही भरपूर मर्द था। उसकी उठी नाक पर आज भी उतना ही गुरूर था, लेकिन वो फिर भी उसके सामने सर झुकाए बैठा था। अब मुझसे आप क्या चाहते हैं? वो जैसे थके हुए अंदाज में बोली। शौर्य ने अपना सर उठाया, और सुबह जब मैं जागा तो मैं बहुत खुश था कि मैंने अपने एक मामूली मुलाजिम से इंतकाम ले लिया है। मुझे लगा जैसे मैंने एक दुनिया जीत ली। एक मामूली सी लड़की भला मेरा क्या बिगाड़ सकती है? मैं फार्म हाउस से वापस आया। मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था कि तुम कहाँ गई, कि तुम्हारे साथ क्या हुआ। लेकिन घर वापस आते ही मैं चौंका। मेरी आंखों से नींद गायब होने लगी। मुझे हर लड़की में तुम्हारा अक्स नजर आने लगा। सड़क पर गाड़ी ड्राइव करते कितनी बार मैं बेख्तियार गाड़ी रोकता, हर बार मुझे लगता जैसे गाड़ी के बराबर में से तुम गुजरी हो। मेरे सर्वेंट हैरान होने लगे थे, यहाँ तक कि मेरे करीबी दोस्त मेरी हालत पर हैरान रहने लगे। मैंने कई बार साइकियाट्रिस्ट से भी कांटेक्ट किया और हर बार मुझे अपने अंदर अपना बदसूरत चेहरा नजर आया। मैं अपने शिद्दत पसंद रवैये और मिजाज की सख्ती का जिम्मेदार हमेशा अपनी माँ को ठहराता था, जो मुझे बचपन में छोड़कर कहीं चली गई। लेकिन आज मुझे अंदाजा हुआ कि उस जुल्म की कसूरवार मेरी माँ नहीं, बल्कि मैं खुद था। उस रात तुम्हारे आंसू, तुम्हारी माफी, तुम्हारी सिसकियां, किसी चीज ने भी मुझे रोका नहीं। काश मैं उस रात रुक जाता तो आज मैं अपनी ही नजरों में इतना ना गिरा होता। वो शिद्दत की इंतहा पर था। वो बहुत मुश्किल से खुद पर काबू पा रहा था। महक ने बेयकीनी से उसे देखा। और वो 20 लाख, उनका क्या हुआ? क्या आपको वो पैसे नहीं चाहिए? महक ने खौफ में डूबी आवाज में पूछा। शौर्य ने एक झटके से अपना सर उठाया। खुदा के लिए महक, मुझे मेरी नजरों में इतना मत गिराओ। 20 लाख की कोई औकात नहीं है। मुझे सिर्फ इस बात का गुस्सा था कि तुम्हारे पापा ने मेरे भरोसे को ठेस क्यों पहुंचाई, मुझे धोखा देने का क्यों सोचा। बस इसी बात से मजबूर होकर मैंने वो सब कुछ कर दिया। इन तमाम दिनों में मैंने इतनी अजियत झेली है कि मैं सारी जिंदगी भी तुमसे माफी मांगूं तो भी कम है। बस मुझे एक बात की तसल्ली थी, वो गहरी सांस लेकर बोला। और महक ने सवालिया नजरें उठाई। बस इस बात का ही कि मैंने उस रात तुमसे शादी कर लिया, तुम्हें छूने से पहले। मैंने तुम्हारे तमाम हुकूक अपने नाम किए थे, तुम मेरी बीवी थी, और बस इसी बात का इत्मीनान है मुझे। उसकी बात पर महक कुछ देर तक उसे देखती रही और फिर मुंह फेर कर दूसरी जानिब देखने लगी। वो हैरान थी। कुछ देर पहले तक उसको सामने देखकर वो बहुत ज्यादा खौफजदा होने के बाद अब इंतहाई पुरसुकून क्यों थी। उसे तो शौर्य से लड़ना चाहिए था, शायद उसे थप्पड़ भी मारना चाहिए था, मगर वो खामोश थी। और वो जानती थी कि ऐसा क्यों है। शौर्य की पहले बात ने ही उसके अंदर सारे ऐतराज़ को ख़त्म कर दिया था कि वो उसका हस्बैंड था,
اور اس رات ان دونوں کے درمیان ہونے والے اس مقدس رشتے نے مہک کے سارے اعتراض کو خود ہی ختم کر دیے تھے۔ میں نے تمہارے بابا کو ڈھونڈ لیا تھا اور میں نے انہیں گھوٹالے کے اس کیس میں بھی معاف کر دیا تھا، لیکن وہ بھی نہیں جانتے تھے کہ تم کہاں ہو، اور اگر تم چاہو تو میں تمہیں آزاد کر دوں گا اور تم واپس اپنے پاپا کے پاس جا کر رہنا چاہتی ہو تو تمہیں کوئی نقصان نہیں ہوگا، لیکن اگر تم چاہو تو مجھ جیسے ادھورے انسان کو مکمل کر دو، میرے اندر اس خالی پن کو بھر دو جسے میں اپنی جھوٹی انا سے بھرنے کی کوشش کرتا رہتا ہوں۔ کیا ایسا کرو گی؟ وہ بہت امید سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھ رہا تھا۔ مہک نے اپنی گھنی پلکیں اٹھا کر اسے دیکھا، اچانک ہی جیسے سارے فیصلے ہو گئے تھے اور وہ اس کا شوہر تھا، اور بس اس سے آگے وہ اپنے دل کو اور کوئی وجہ نہیں دینے والی تھی۔ مسکراتے ہوئے اس نے شوری کے بڑے ہوئے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ دیا۔ شوری نے پہلے بے یقینی سے اس کے ہاتھ کو دیکھا اور پھر آہستگی سے اسے اپنے گلے لگاتے ہوئے اس نے ایک بار پھر معافی مانگی، اور اب کی بار مہک نے پورے دل سے اسے معاف کر دیا۔ رشتے کی اصلی خوبصورتی اس میں نہیں کہ غلطی نہ ہو، بلکہ اس میں ہے کہ انسان اپنے اہنکار سے اوپر اٹھ کر انہیں بچا لے۔ فرینڈز، یہ اسٹوری آپ کو کیسی لگی کمنٹ کر کے ضرور بتائیں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ہٹ ضرور کر دیں، اور کیا آپ کو ایسی اسٹوری چاہیے یہ بھی کمنٹ کر کے ضرور بتائیں۔ تھینکس فار واچنگ۔